Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I'm again in your service with new lecture. As you know, I have told you yesterday in last lecture that I have started active voice, a series of indefinite tenses. So in the last two lectures I have got it recorded the use of present simple or present indefinite and past simple or past indefinite tense. Today I am going to record my lecture number 20, that is of grammar lecture 8. It is the use of future indefinite or future simple tense, last of the series of indefinite or simple tenses. एक्टिव वॉइस के अंदर ये मैं इसमें लिख दूं बेटा आपके सामने, ये एक्टिव वॉइस में करवा रहा हूँ फ्यूचर इंडेफिनेट या फ्यूचर सिंपल, फेल मुस्तकबिल मुत्तलिक या फेल मुस्तकबिल सादा. As I have already explained the meaning of indefinite or मुत्तलिक, that is uncertainty, गैर यकीनियत. अब यहाँ पे आते हैं, इसमें देखते हैं कि इसकी उर्दू में पहचान क्या है. ऐसे सेंटेंसेस जो ख़त्म होते हैं अलफ का, या गा, ये गी, ये गे वगैरह से. एक्चुअल देखिए गा, गी, गे वगैरह फ्यूचर को तो डिपिक्ट करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि कौन सा फ्यूचर है. अगर वो इंडेफिनेटिवनेस को लेके आना है या उसको कॉम्प्रिहेंड करना है तो उससे पहले या, ये का आना लाजम होगा. ये इसकी पहचान ज़हन में रहे कि या, ये वगैरह अगर गा, गी से पहले नहीं आएगा तो फ्यूचर इंडेफिनेट नहीं हो सकता वो. अब उसकी एक एग्जांपल यहाँ पे ली है, वो एक नई कहानी लिखेगी. फाइन, वो एक नई कहानी लिखेगी. अब मुतलकियत क्या है, इंडेफिनेट क्या है, कब, कैसी, कौन सी, लाइक किस पर, लाइक किस मौजू पर. अब ये वो सवाल है जो उसकी मुतलकियत को, उसकी गैर यकीनियत को, कहानी तो लिखेगी, एक नई भी कहानी लिखेगी, कब लिखेगी, कैसी लिखेगी, कितनी लंबी लिखेगी, कौन से टॉपिक पे लिखेगी. इन सवालों के जवाब जो आपके पास नहीं है, ये उसकी मुतलकियत को जाहिर कर रहे हैं. अब बेटा इसके अंदर फ्यूचर सिंपल के अंदर मैं तीन इसके फेजेस के अंदर मैं आपको इसको समझाऊंगा. ये पॉइंट नंबर 1 है. इसके अंदर फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होएगी और इसमें हेल्पिंग वर्ब शैल और विल है. अगर आपका सब्जेक्ट आई और वी है तो आप हेल्पिंग वर्ब शैल यूज करेंगे एंड रेस्ट ऑफ द ऑल नाउन्स एंड प्रोनाउंस के साथ विल हेल्पिंग वर्ब आएगा. अब यहां पर बेटा एक ये असर्टिव सेंटेंस लिया है मैंने, ये आपका मुस्बत सेंटेंस है, वो एक नई कहानी लिखेगी. अब असर्टिव सेंटेंस का सिंटैक्स है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब प्रेजेंट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. एक आपने चेंज देखें कि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं आता था. अब फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर इंडेफिनेट में ये आपने एक चेंज नोटिस करनी है, यहां पर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है इसके असर्टिव सेंटेंस के अंदर. सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब प्रेजेंट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. अब हम उर्दू सेंटेंस के अंदर तलाश करते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है, डूअर क्या है इसमें, वो. तो ये बात बता रहा है कि वो लड़की, वो खातून क्या करेगी, लिखेगी. ये वर्ब हो गया. क्या लिखेगी, एक नई कहानी, ये इसका ऑब्जेक्ट है. काम किस पे होएगा, एक नई कहानी पर. अब इसी तरह से इसको उठाएं और उसकी पोजीशन के नीचे दें. आप सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट आ गया शी. अब यहां पर आपको बता चुके हैं कि अगर हेल्पिंग वर्ब आई भी है तो हेल्पिंग वर्ब शैल, बाकी सबके साथ विल आएगा. तो शी एज पर रूल यहां पर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल आएगा. शी विल राइट अ न्यू स्टोरी. शी विल राइट अ न्यू स्टोरी. अब इसका नेगेटिव बनाने के लिए, मनफी फिक्रा बनाने के लिए सिंटैक्स कुछ चेंज हुआ तो ऐसे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद एडवर्ब ऑफ निगेशन देंगे आप, फिर वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. वो एक नई कहानी नहीं लिखेगी. शी विल नॉट राइट अ न्यू स्टोरी. अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा.
हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले, फिर वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट एंड ऑल इंपॉर्टेंट साइन ऑफ इंट्रोगेशन. Again and again I am emphasizing that if you forgot to place the sign of interrogation at the end of interrogative sentences, you will be given no credit at all. So be watchful, be careful in using this sign of interrogation. क्या वो एक नई कहानी लिखेगी? क्या वो एक नई कहानी लिखेगी? Will she write a new story? अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव के जैसा कि कल मैंने 2 फार्मूलाज बताए थे, उन्हीं पैरामीटर्स पे आज भी मैं 2 तरीके से ही करवाऊंगा. अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो पहला इसका सिंटैक्स है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लेंगे, वर्ब प्रेजेंट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड दिस साइन ऑफ इंट्रोगेशन. क्या वो एक नई कहानी नहीं लिखेगी? अब विल शी नॉट राइट अ न्यू स्टोरी. अब नीचे देखिए, हेल्पिंग वर्ब ये भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, नॉट ये सब्जेक्ट से पहले आ गया, फिर वर्ब प्रेजेंट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. अब सेंटेंस कुछ ऐसा हो गया, सपोज आप ये समझे, क्या अहमद एक नई कहानी नहीं लिखेगा? अब ये देखें, विल नॉट अहमद राइट अ न्यू स्टोरी. मैं इसको दोनों टेंसेस में आपको पहले भी दोनों किस्मों में, दोनों इंडेफिनिट्स में समझा चुका हूं. मैं फिर से समझाता हूं कि अगर आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और अगर प्रोनाउन आ गया तो एडवर्ब ऑफ निगेशन सब्जेक्ट के बाद होगा, और अगर कोई नाउन आ गया तो एडवर्ब ऑफ निगेशन सब्जेक्ट से पहले होगा. ये उसी रूल के तहत. और लास्ट में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, WH प्रोनाउन जब भी आ गए तो फिर फार्मूला कुछ इस तरह होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब प्रेजेंट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. तो फिर सपोज वो कब एक नई कहानी लिखेगी? when will she write a new story? अपने इंट्रोगेटिव, बाकी सारा देखिए इंट्रोगेटिव का फार्मूला है, लेकिन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आपने हेल्पिंग वर्ब से पहले प्लेस करना है. वो कब एक नई कहानी लिखेगी? When will she write a new story? वो कहाँ एक नई कहानी लिखेगी? Whether at home or at his working place, at college, school, office, library, where? क्यों लिखेगी? What is the purpose behind that? यानी जो भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आ गया आप इससे पहले दे देंगे, बाकी जो इंट्रोगेटिव, सिंपल इंट्रोगेटिव का जो फार्मूला है इसको अप्लाई कर देंगे. ये तो हो गया बेटा, इसका प्लेन एक यूज हो गया. अब मैं इसके दूसरे हिस्से पे आता हूं. ये तो हमने सिंपल सेंटेंस में एक्सप्लेन कर चुका हूं. लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन. द सेंटेंस विच हैव 1 सब्जेक्ट एंड 1 प्रेडिकेट, दैट इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस. इसको भी देख लीजिएगा, 1 सब्जेक्ट एंड 1 प्रेडिकेट. सब्जेक्ट, लुक एट दिस, a word in a sentence about which something is told in a sentence is called subject. सब्जेक्ट की डेफिनेशन मैं लिखवा चुका हूं. a word in a sentence, सेंटेंस का वो लफ्ज जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ कहा या बताया जाता है. एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट. ये इसका प्रेडिकेट है. प्रेडिकेट की बेटा डेफिनेशन हुई, the part of a sentence which gives information about the subject, that is called predicate. फिक्रे का वो हिस्सा जो फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है वो प्रेडिकेट. एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट रखने वाला सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होता है. आमतौर पे हमारे समय पता नहीं छोटे सेंटेंस को या सादा सी इंग्लिश वाले से को सिंपल कहते हैं. ये टेक्निकली होता है एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट. अब यहां पर देखिए, मैंने ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, यानी आप देखें ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है. 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है. एक इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है. चले वो मैं स्ट्रक्चर के ऊपर जब आऊंगा सेंटेंसेस की तो हम उसको डिटेल में देखेंगे. राइट नो आप देखें ये 1 से ज्यादा हिस्सों पर है. 2 हिस्से इसके. जब वो बाजार जाएगा तो मेरे लिए नई किताबें लाएगा. बेटा 2 फ्यूचर उर्दू में मुस्तामल होते हैं. 2 फ्यूचर उर्दू में काबिल इस्तेमाल है, आप लिख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश डजंट अलाउ इट, एंड इट इज नॉट अलाउड व्हाइल ट्रांसलेटिंग इनटू इंग्लिश.
इंग्लिश में तर्जमा करते हुए फिर आपके पास ये अलाउ नहीं करता कि आप दोनों फ्यूचर यूज करें। ऐसी सूरत में फिर क्या किया जाता है, ये जो आपका पहला शर्त वाला हिस्सा है इसको प्रेजेंट सिंपल में चेंज करें, और जो कॉन्सिक्वेंशियल हिस्सा होता है इसको फ्यूचर सिंपल में करें। यानी पहला हिस्सा इसका प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे, और जो नतीजे वाला हिस्सा आता है उसको फ्यूचर सिंपल में करेंगे। तो फिर कुछ इस तरह आपके सामने शेप आएगी। व्हेन ही गोज टू बाजार, जब वो बाजार जाएगा, रिमेंबर ही विल ब्रिंग न्यू बुक्स फॉर मी। अब यहां पे मैंने एक दूसरी एग्जांपल ली है, नेगेटिव सेंटेंस। जब मेहमान आएंगे तो हम बाहर नहीं जाएंगे, जब मेहमान आएंगे तो हम बाहर नहीं जाएंगे। अब उसी रूल के मुताबिक इसको आपने प्रेजेंट में करना है, इस हिस्से को आपने फ्यूचर में करना है। When the guests come, when the guests come, we shall not go out. अब यहां पर मैंने एक इंट्रोगेटिव की एग्जांपल ली है। लुक एट दिस, जब मैं घर पहुंच जाऊंगा तो क्या बारिश थम जाएगी, क्या बारिश थम जाएगी। अब यहां बेटा इसको 2 से 3 तरीकों से किया जा सकता है। अब एक तरीका ये है, विल द रेन स्टॉप व्हेन आई रीच होम, विल द रेन स्टॉप व्हेन आई रीच होम। दूसरा बेटा इसका तरीका है, पहले शर्त वाले को ले आए, व्हेन आई रीच होम विल द रेन स्टॉप। एंड थर्ड वन, the most impressive one, when I reach home will it stop raining? I suggest you ought to follow this third one, because these are conventional. I won't say these are incorrect, I won't say that these are wrong. It's an emphatic, it's the fashion of the day. Look at this, when I reach home will it stop raining? हाँ जी, ज़हन में सवाल तो आया होगा कि रेनिंग क्यों, ये कंटिन्यूस तो नहीं है, ये प्रोग्रेसिव तो नहीं है। बेटा ये मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं लिखा, ये जेरेंड है। क्यों लगाया जेरेंड? बेटा 2 रूल होते हैं, जेरेंड यूज करने के 2 रूल होते हैं। जेरेंड होता है वर्बल नाउन, एक चीज ध्यान में रहे कि एक ऐसा नाउन होता है जो किसी फेल से बना होता है। यहां पर ये नाउन का रोल प्ले कर रहा है। रेनिंग यहां पर क्या है? जेरेंड। जेरेंड होता है वर्बल नाउन, ऐसा नाउन जो फेल से बना होता है। एक कंडीशन, जब आप किसी स्ट्रॉन्ग वर्ब के बाद, लुक एट दिस स्टॉप, स्टॉप एक स्ट्रॉन्ग वर्ब है, मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है। जब उसके बाद एक और स्ट्रॉन्ग वर्ब यूज करना है इमीडिएटली, उसमें गैप नहीं आना चाहिए। अगर एक स्ट्रॉन्ग वर्ब के इमीडिएटली बाद आप एक और स्ट्रॉन्ग वर्ब यूज कर रहे हैं तो यू विल ऑलवेज यूज जेरेंड। और दूसरा होता है कि अगर आप प्रेपोजिशन के बाद, किसी भी प्रेपोजिशन के बाद आप कोई स्ट्रॉन्ग वर्ब यूज कर रहे हैं तो आप जेरेंड यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, अब गौर करें, ऑन सीइंग द पुलिस द थीफ विल रन अवे। अब ऑन क्या है बेटा? प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन सीइंग यहां पर जेरेंड। प्रेपोजिशन के बाद अगर आपने स्ट्रॉन्ग वर्ब लगाना है इमीडिएटली तो आप जेरेंड यूज करेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग वर्ब के बाद आपने कोई भी दूसरा स्ट्रॉन्ग वर्ब लगाना है तो फिर वो जेरेंड, 2 स्ट्रॉन्ग वर्ब इकट्ठे नहीं आ सकते, फिर ये जेरेंड की शक्ल इख्तियार कर लेगा। अब मैं तीसरे हिस्से पे आता हूं बेटा, मोस्ट इंटरेस्टिंग वन, एंड होप यू आर गोइंग टू एंजॉय दैट। अब ये देखें, अब तीसरी कंडीशन होती है जो आप सारी किताबों में भी मेंशन्ड है, शुरू से भी पढ़ते रहे होंगे। मेरे स्टूडेंट्स जो मुझसे पहले पढ़ चुके हैं दे नो दैट। अब बहुत सारे ऐसे नए स्टूडेंट्स हैं, पर्टिकुलरली अमंग बॉयज, जो पहली दफा मुझसे पढ़ रहे होंगे, होपफुली कि ये उनके लिए कोई नई चीज होगी। वो चाय पिएगा, फ्यूचर सिंपल,
ही विल टेक टी। वो जरूर चाय पिएगा, वो लाजमन चाय पिएगा, वो हर सूरत, यानी बेसिकली जरूर का मतलब लफ्ज सिर्फ जरूरी नहीं है, किसी भी सेंस में अगर ताकीद या एम्फसाइज किया गया है तो फ्यूचर में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब रिप्लेस कर देते हैं। फ्यूचर में हम क्या करते हैं, जहां विल लगना होता है वहां शैल लगा देते हैं, जहां शैल लगना है वहां पर विल। यानी फॉर एग्जाम्पल मैं जरूर चाय पीऊंगा तो फिर क्या हो जाएगा, आई विल टेक टी। अब जरूर को इसने रिप्लेसमेंट ने बता दिया। यहां पर बेटा इससे आगे आप सारी अपनी की बुक्स भी देख ले, ग्रामर बुक्स भी देख ले, आपको ये सेंटेंस मिलने वाला नहीं है। अच्छा ये गौर करें, वो चाय पीता है, ये कौन सा टेंस है, गौर करें जी, ये प्रेजेंट सिंपल एक्टिव वॉइस है। कैसे करेंगे इसको, ही टेक्स टी, वेरी सिंपल बेटा, वो जरूर चाय पीता है। अच्छा फ्यूचर में हमेशा पूछा जाता है वो जरूर ये करेगा वो करेगा, तो प्रेजेंट में जरूर क्यों नहीं आता, पास्ट में जरूर क्यों नहीं आता, इसकी एग्जांपल क्यों नहीं दी जाती? इज इट अ सिन? ये कोई शरई ममानियत है या कोई ग्रामर का इस पे माइंड करती है कि ये नहीं पूछा जा सकता, या कोई ये ऐसा सेंटेंस है जो किसी भी उर्दू या इंग्लिश की रूह से बनता नहीं है? इनफैक्ट शायद ये कॉमन नहीं है, कुछ अनकॉमन चीजें हैं कि प्रेजेंट में भी तो पूछा जा सकता है। अब वो जरूर चाय पीता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट की फर्स्ट इंस्टिंक्ट ये जा रही होगी, अब इसमें तो हेल्पिंग वर्ब था तो हमने रिप्लेस कर लिया, इसका क्या करें? क्वेश्चन इज दिस, इसका क्या करें? ही मस्ट टेक टी, ये भी आ सकता आपके जहन में, लेकिन है ठीक नहीं। ऐसी सूरत में बेटा हम ये करेंगे, ही डज टेक टी। नॉर्मल कंडीशंस में प्रेजेंट सिंपल के इफॉर्मेटर यानी मुस्बत फिक्रे में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। अब जो चीज नहीं आती हमने इंट्रोड्यूस करवाई तो उसने उस ताकीद, उस जरूर की ट्रांसलेशन की। ही डज टेक टी, शी डज टेक टी। मैं जरूर चाय पीता हूं, मैं क्या लिखूंगा, आई डू टेक टी। मैं जरूर, हम जरूर चाय पीते हैं, वी डू टेक टी, वी डू टेक टी, दे डू टेक टी। अब नेचुरली जिनके साथ हेल्पिंग वर्ब डज आना है उनके साथ आप डज लगाएंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जरूर की कैफियत के लिए, और जिनके साथ डू आता है वो आप लगा देंगे। अब यही कंडीशन प्रेजेंट सिंपल में हम ले जाते हैं। पास्ट सिंपल में उसने चाय पी, देखें तो ये पास्ट सिंपल एक्टिव वॉइस है, ही टुक टी, फाइन। अब अगर इसमें जरूर आ गया तो फिर क्या करेंगे? यस, बिल्कुल आपने ठीक सोचा, वही करेंगे जो हमने प्रेजेंट सिंपल में किया। ही डिड टेक टी। अब यहां टेक फर्स्ट फॉर्म में चला गया, चूंकि डिड इसकी पास्ट फॉर्म आ गई। उसने जरूर चाय पी, ही डिड टेक टी, आई डिड टेक टी। मैंने एंड ऑफ टर्म में जो लास्ट आप देखेंगे एक जगह पे टेक्स्ट में वो पढ़ाया गया है, तो उसमें डिड का यूज इसी सेंस में हुआ, 2 से 3 दफा यूज हुआ उसका, डिड का यूज किया गया है जरूर के लिए। अब हम एक कैसा करते हैं कि आई डिड डू माई वर्क, आई डिड टेक अ बाथ डेली, मैं जरूर रोजाना नहाता हूं। आई डिड ईट माई मील इन टाइम। अब एम्फसाइज करना है, उसके लिए जरूर है। ये बेटा एक कंडीशन फ्यूचर में तो हमें पता चल गया कि हेल्पिंग वर्ब रिप्लेस होंगे। होपफुली आज आपको यह भी पता चला कि प्रेजेंट में अगर जरूर की कैफियत आ जाए तो फिर क्या करना है, और अगर पास्ट में जरूर की कैफियत आ जाए तो फिर हमने क्या करना है। होपफुली बेटा इट विल बी अ वेरी इंफॉर्मेटिव थिंग फॉर यू. If you already knew that, it will be a refreshing scene for you. If you didn't know it, definitely it's a plus in your knowledge. Always remember it. It's a new rule. And look at this. It's a double future. How can you use that? So look at it. Lecture number 20, grammar का lecture number 8 है. हमने किया फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल, फेल, मुस्तकबिल, मुतलिक या सादा का यूज। उर्दू में पहचान चारों
assertive sentences, negative sentences, interrogative sentences, negative interrogative with pronoun, negative interrogative with noun and interrogative pronoun. इसका हमने सारा यूज किया. हमने यहां पर दो हिस्सों वाले, यानी ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमने किया यहां पर, अगर दो हिस्सों पे मुश्तमिल हो. हाँ, यहां पर बेटा एक सवाल आ सकता है जी, आप ये पूछ सकते हैं कि सर क्या जरूरी है कि पहले हिस्से को ही प्रेजेंट में करना है और दूसरे को फ्यूचर में? नहीं बेटा, नहीं, जरूरी नहीं है. आप चाहें तो पहले हिस्से को फ्यूचर में कर लें, दूसरे को प्रेजेंट में कर लें. जी, मुझे आपका सवाल सुन गया, तो फिर आपने वो तरीका आपने क्यों नहीं यूज किया? आप पहले कर देते. एक तो उसकी रीजन ये है कि मैंने किसी तरीके से तो करना था. अगर मैं पहले फ्यूचर कर देता और बाद में सिंपल, तो आप फिर कहते कि आपने पहले वो नहीं किया. वन थिंग. दूसरी चीज ये है, most of the standard grammarians are of the opinion that we ought to follow this way. The conditional part where there is condition, that should be used in this way. There should be used present tense, and in the consequential, in this consequential part, resultant part, you ought to use future simple tense. कि शर्त वाले हिस्से में आप प्रेजेंट सिंपल यूज करें और जो नतीजे वाला हिस्सा है उसमें फ्यूचर सिंपल यूज करें. मैं उसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं. आप जब कंडीशनल करते हैं, कंडीशनल वन, फॉर एग्जांपल, अगर वो मेहनत करेगा तो कामयाब हो जाएगा, तो बेटा कैसे करेंगे? देखिए, आपके पास फॉर्मूला ये होता है, इफ पहले हिस्से को प्रेजेंट सिंपल में और फिर रिजल्ट वाला जो नतीजे वाला हिस्सा उसको फ्यूचर सिंपल में. बेटा यहां ये सवाल दोबारा कीजिए, क्या हम यहां रिप्लेस कर सकते हैं? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं. अगर नहीं कर सकते तो फिर बेटा उधर भी नहीं करना. अगर ऐसा होता है तो वो डेफिनेटली अलाउड है, मतलब इंग्लिश उसके अलाउ करती है, लेकिन जो स्टैंडर्ड ग्रामर्स हैं, स्टैंडर्ड ग्रामेरियंस हैं, वो इसको फेवर नहीं करते. वो इस पैटर्न को फेवर करते हैं कि आपका शर्त वाला हिस्सा प्रेजेंट में होना चाहिए और जो नतीजा का हिस्सा है वो फ्यूचर सिंपल में होना चाहिए. इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन यू मे आस्क मी फ्रॉम इन कमेंट सेक्शन. इंशाल्लाह यहाँ पे इंडेफिनेट का इससे हमारी सीरीज हमारी एक्टिव वॉइस की मुकम्मल होती है. इसके बाद मैं कुछ टेक्स्ट बुक्स के लेक्चर्स देना चाहूंगा. इंशाल्लाह दोबारा मैं फिर आऊंगा इसके पैसिव वॉइस के साथ. जो नेक्स्ट आपको लेक्चर्स मिलेंगे इंशाल्लाह हम उसकी होपफुली कि आप इसकी एक्सरसाइज करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे और अपने टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे और इस जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है या अंडरस्टैंडिंग मिली है इसे जाया नहीं होने देंगे. जो अच्छे keen learners होते हैं, they don't let waste such kind of opportunities. They ought to be thankful for such kind of things, not to me but to this opportunity which this educational system Garrison, Park Garrison is providing you. So I'm at the platform of this Park Garrison education system. I'm providing you this opportunity. They hired me, I'm providing you, I'm just guiding you, and everyone is doing his level best. So the same way I'm also utilizing my all energies to make you standard students, to make your English up to the level, standard level. So I hope you all will be safe and sound and your families will also be. So I hope that you'll remember me and my team, my fellows, my colleagues in your best prayers. If you have any problem, you may ask me in my comments. Thank you very much, beta. Allah Hafiz.